हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 7th क्लास का 4th चैप्टर जिसका नाम है वायु। ठीक है, तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ये 7th क्लास का 4th चैप्टर है उसका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें वायु यानी कि एयर क्या है, इस किस तरीके से यह हमारे वायुमंडल को घेरे रहता है, लपेटे रहता है। ठीक है, यानी कि एक चादर के रूप में। तो हम देखते हैं कि इसमें कितना क्या कौन सी जो गैस की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है वायु में। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं इसको। इसमें हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर क्या है, घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से एक वायु की घनी चादर घेरी हुई है। ठीक है, और ये जो चादर है मतलब कि जो भी वायु हमें हमारी पृथ्वी को घेरे हुए उसको हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, यानी कि इसी से वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं और अपना भोजन वगैरह जो कुछ भी तैयार करना होता है वो इससे करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वायुमंडल का जो संगठन होता है वह कैसा है, इसमें कि मतलब कितने परसेंट कौन कौन से गैस का क्या परसेंटेज है और किन किन गैसों से वो मिल करके हमारी जो वायु है उसका निर्माण होता है, इसको हम देखते हैं। अब देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं और किन किन गैसों का मिश्रण है। ठीक है, अब देखते हैं कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। ठीक है, यानी कि एक वायुमंडल का भाग है जो कि बड़ा भाग है जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन है, ये सब भी हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि वायु में ये भी मिलते हैं लेकिन कम है, इनकी मात्रा कम है। अब इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, वाटर वेपर भी होता है। तो इस प्रकार से इन ये भी सारे मिल करके क्या बनाते हैं, वायु का निर्माण करते हैं और ये सभी वायु के संगठक कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है और 21% क्या है, ये आपका ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर ही यही दो सिर्फ हो जाते हैं 99%। बाकी के 1% में सारे होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन और भी जो ये धूल कण वगैरह होते हैं सारे 1% में ही होते हैं। तो हम यह देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। ठीक है, आर्गन कितना है तो 0.93%। उसके बाद देखते हैं कि अन्य जो गैसें हैं वो होती हैं 0.04%। ठीक है, तो इस प्रकार से वायु का एक मिश्रण बन करके तैयार होता है। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, यानी कि जो नाइट्रोजन है वह वायु में सबसे ज़्यादा है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। क्या करते हैं हम, वो जब हम सांस के रूप में वायु को लेते हैं तो क्या होता है, फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि ये पौधे इसमें क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब ये सीधे वायु में नाइट्रोजन नहीं ले सकते, ये सभी क्या होते हैं कि डायरेक्ट वायु से नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, जैसे राइजोबियम होता है वह बदल देता है और नाइट्रोजनीकरण यानी कि वहाँ हो जाता है इसका, और वो नाइट्रोजन को इनको पोषक के रूप में अवेलेबल कराता है, इनको देता है। अब जिसमें क्या करते हैं, पौधे तो डायरेक्ट वायु से नहीं ले पाते हैं और ये इसको क्या करते हैं, पौधे जीवाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं के माध्यम से नाइट्रोजन का बदला हुआ जो स्वरूप होता है, यानी कि जो नाइट्रोजनीकरण के बाद का जो स्वरूप होता है उसको वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, जिसे पौधे उपयोग कर लेते हैं और वो अपना वृद्धि करते हैं। अब ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है। ठीक है, मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो पौधे हैं, प्लांट हैं, ट्री हैं, ये सभी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, किसमें, प्रकाश संश्लेषण में इसको रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, यानी कि पौधों को क्या चाहिए, खाना वगैरह अपना तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उनको आवश्यकता होती है और वो प्रकाश संश्लेषण में क्या छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब आप यदि
पेड़ पौधों को काट देते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले नहीं पाते हैं, ठीक है, यानी कि पेड़ है ही नहीं तो खाना कैसे बनाएंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं पाते और ऑक्सीजन छोड़ नहीं पाते, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन वापस देते हैं हमें। अब मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यह हमारा संतुलन बना रहता है, ठीक है। ये संतुलन बनाए रखने में हमारे लिए क्या होते हैं, मददगार साबित होते हैं। अब ऊपर जो क्या आप जानते हैं बॉक्स में दिया हुआ था उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, ठीक है, यानी कि यह एक अवरोधक का काम करती है। ऊपर से जो भी आप सूर्य से ऊष्मा पाते हैं, ठीक है, हमारी पृथ्वी पाती है, उसको क्या करता है, यह रोक के रखता है और ग्रीन हाउस गैस को क्या करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव को, इफेक्ट को पैदा करता है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी हम कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट विधि है, इसको हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो आप पीछे के क्लासेस को जरूर देखते चलेंगे। और इसके अभाव में क्या होता है, धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव हो जाता है, यानी कि जो ऊष्मा हमें मिलती है वह यह कार्बन डाइऑक्साइड उस ऊष्मा को रोक लेता है, तभी यह संभव हो पाता है, नहीं तो इतनी ठंडी हो जाती है हमारी पृथ्वी कि यहाँ रहना असंभव था। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, इसके द्वारा इसका तापमान बढ़ जाता है। इसे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप फैक्ट्री हैं या जो वाहनों से निकलने वाले धुएं हैं ये सभी निकलते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसके बाद क्या हम देखते हैं कि तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। ये एक बड़ा कारण है, ग्लोबल वार्मिंग यानी होती है तो उसके बाद क्या होता है कि बर्फ़ पिघलने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय प्रदेशों में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। यानी कि जो समुद्र के किनारे वाले हिस्से हैं हमारे वो डूबने लगते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि दीर्घ अवधि में इसके कारण वायुमंडल में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनको अनुकूल जगह नहीं मिलेगा रहने के लिए तो ये क्या होंगे, लुप्त हो जाएंगे अर्थात मर जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जब वायु गर्म होती है, ठीक है, जब वायु गर्म होती है तो क्या होता है, वो हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। अब ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए उसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, ये नीचे रहती है। अब गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है, यानी कि गर्म वायु जो है ऊपर उठती है, फिर ठंडी वायु आके उसका स्थान ले लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो चक्र है वह चलता रहता है। अब हम आगे देखते हैं कि वायुमंडल की संरचना कैसी है, हमारी जो वायुमंडल है उसकी संरचना कैसी है, कौन कौन से मंडल हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, ठीक है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, उसके अनुसार इसका क्रम दिया हुआ है, यानी कि क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य मंडल है एवं बहिर्मंडल है, ठीक है, बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल, तो ये सभी हैं। अब हम क्षोभ मंडल को देखते हैं कि क्षोभ मंडल क्या है। देखते हैं कि यह क्या है, परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ठीक है, यानी कि इसकी औसत ऊंचाई यह 13 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, यानी कि हम इसी मंडल में रहते हैं, ठीक है। अब मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होते हैं। ये जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं सब इसी मंडल में होती हैं, यानी कि क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं समताप मंडल को, ठीक है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ठीक है। इसका विस्तार कितना होता है, 50 किलोमीटर। यह
जो परत होता है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे बादल और मौसम में कोई परिवर्तन वाली चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। हवाई जहाज़ यानी यहाँ से उड़ने के बाद ज़मीन से, ठीक है, यहाँ टेक ऑफ के बाद सीधे चली जाती है। कहाँ चली जाएगी? तो ये आपका समताप मंडल में उड़ती है। ये आदर्श उसके लिए मंडल है, ठीक है। वहीं पे ये उड़ान अपना भरते हैं। अब हम देखते हैं कि समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। इसी में ओजोन लेयर भी होता है, ठीक है। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर होता है। अब यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये जो परत है ये क्या करती है की रक्षा करती है हमारी, कि जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको वो छान लेती है, हमारी पृथ्वी तक नहीं आने देती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल क्या है? यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है, ठीक है। यानी कि जो समताप मंडल है उसके ठीक ऊपर है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। इसका विस्तार कितना है? लगभग 80 किलोमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। मध्यमंडल में आने पर क्या करते हैं? ये जल जाते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, ठीक है। अब ये बाह्य मंडल है। बाह्य मंडल को देखते हैं। बाह्य मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यानी कि बाह्य मंडल के बाद आप जितना ऊपर जाते जाएंगे वो उसका तापमान क्या होगा? उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। अब आयन मंडल इस परत का भाग है। आयन मंडल क्या है? इसी परत का भाग है। यह क्या होता है कि 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। आयन मंडल इसी परत का भाग है। यह आप ध्यान रखेंगे, इसका जो विस्तार है वह कितना है? 80 से 400 किलोमीटर, ठीक है। अब रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है, ठीक है। इस परत का उपयोग किस लिए होता है? रेडियो संचार के लिए होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं, ठीक है। ये पुनः क्या करती हैं? इसको परावर्तित कर देती हैं पृथ्वी को। अब बाह्य मंडल के बाद हम देखते हैं आता है हमारा बहिर्मंडल, ठीक है। यानी कि सबसे ऊपरी परत हमारा होता है। देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत है। हल्की गैसें हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। क्या होती हैं? यहीं जो हीलियम एवं हाइड्रोजन जो गैस है ये यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। इस प्रकार से ये हमारा मंडल जो है वो आप बढ़िया से समझ चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम इसको ऊपर जो फिगर दिया हुआ है उससे समझने का प्रयत्न करते हैं। ये क्या है? सबसे छोटा, सबसे जो नीचे का परत है हमारा, यह क्या है? ये क्षोभ मंडल, ठीक है। ठीक, माउंट एवरेस्ट और जो भी आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं सब इसी में होती हैं। अब क्षोभ मंडल और ये जो आपका है समताप मंडल, ठीक है, यहीं पर क्या होता है? समताप मंडल में ही ये हवाई जहाज वगैरह होते हैं, उड़ते हैं। अब यहीं पर क्या होता है? ओजोन लेयर भी है, ठीक है, ओजोन परत भी है समताप मंडल में ही। अब मध्य मंडल है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि बाह्य मंडल और सबसे ऊपरी जो परत होता है वह क्या है? बहिर्मंडल है, ठीक है। इस प्रकार से सभी मंडलों का क्या है? बंटवारा किया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि मौसम और जलवायु, ठीक है। मौसम को बार बार हम पढ़ चुके हैं, जलवायु को भी बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको एक बार पुनः देख लेते हैं कि क्या है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटा तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या है? कि यह वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। यह हमें पूरा दिन का हाल चाल इसके अंतर्गत हमें जानने को मिलता है कि कहाँ कैसी जलवायु है, कहाँ कैसी जलवायु नहीं, कहाँ का क्या मौसम है, वहाँ ठंड है, बारिश है, आज क्या होगा, कल क्या होने वाला है। तो यह दिन प्रतिदिन का एक डाटा होता है, ठीक है। अब आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी क्या करते हैं? चिड़चिड़ा बना देते हैं। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, ठीक है। मौसम क्या होता है? दिन प्रतिदिन बदलता है, लेकिन जलवायु के साथ ऐसा नहीं है। किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान को जलवायु बताता है, ठीक है, उस स्थान की जलवायु को बताता है। तो यह होता है कि आप जलवायु को इस तरीके से बोल सकते हैं कि दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है, यानी कि उस स्थान की जलवायु होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या
इस पर निर्भर करता है, किस चीज़ पर जलवायु जो है वो निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि तापमान है, ये सब इसके क्या है, घटक हैं, ठीक है। तो तापमान है, इसको हम देख लेते हैं कि तापमान को किस प्रकार से। अब हम देखते हैं कि आप प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, वायु में मौजूद जो यानी कि ताप होता है, शीतलता होता है, यानी कि जो उसका टेम्परेचर है, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसका क्या कितना ठंडा है, इनका क्या होता है, परिमाण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल का तापमान जो होता है केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता रहता है, ठीक है। यानी कि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, यह हम देखते हैं। शीत ऋतु की अपेक्षा क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है। अब क्या देखते हैं कि ये आतपन, ठीक है, यानी कि एक महत्वपूर्ण कारक है। ये आतपन जो होता है वो एक महत्वपूर्ण घटना है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। क्या करता है, यह तापमान का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कि वितरण होता है उसको यह प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको हम क्या कहते हैं, आतपन कहते हैं, ठीक है। यानी कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसको पृथ्वी रोक लेती है वह क्या है, आतपन है, ठीक है। आतपन यानी कि सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, ठीक है। ये जब आप भूमध्य रेखा है और ध्रुव की तरफ जाते हैं भूमध्य रेखा से तो उधर क्या होती है, घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है, ठीक है। आप जैसे यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, तापमान घटता जाता है और इसका क्या होता है, यानी कि आतपन जो होता है वह भी घटता है, ठीक है। यानी कि आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे यानी कि पोल की तरफ जाएंगे, उधर क्या होता है, यह घटता जाता है और यही कारण है कि वहाँ का तापमान भी घटता जाता है, ठीक है। इसके आगे बढ़ने के पहले हम यहाँ जो बॉक्स में क्या आप जानते हैं दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के यानी कि केवल इतना ही भाग यानी कि 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है, बाकी सभी क्या होते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। और भी जो ग्रह होते हैं, जो और भी यानी कि जो मौसमी घटनाएं होती हैं, ये सभी क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं और अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, पृथ्वी को सबसे पहले ये जानना है कि जितना यानी कि जो रिलीज होता है वहाँ से जो भी एनर्जी और हीट जो है रिलीज किया जाता है वो अगर सारा पृथ्वी यूज कर ले तो फिर तो यहाँ पर भी वही स्थिति हो जाएगी जो अन्य ग्रहों की है। तो क्या है कि पृथ्वी क्या है, हमारे लिए यानी कि हमारे अनुकूल जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, यानी कि मात्र 2 अरबवां भाग क्या करती है, अवशोषित करती है, ठीक है। यानी कि यह केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है, बाकी के जो भाग हैं वो परावर्तित हो जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता हमारी पृथ्वी के लिए। अब हम क्या देखते हैं कि क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की जो मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है इसका आविष्कार किसने किया, ठीक है। ये देख लेते हैं कि इनके आविष्कारक कौन है, तो इनके आविष्कारक हैं एंडर्स सेल्सियस, ठीक है। ये एंडर्स सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया था। अब सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है यानी कि खौलने लगता है। अब देखते हैं कि वायु का दाब क्या है, ये सभी घटक हैं, ये प्रभावित करने वाले, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। तो ये वायु दाब क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। यानी कि जो अर्थ का सरफेस है उस पर जो वायु यानी कि जो एयर है वो प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, वही क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है, ठीक है। अब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जब आप ऊपर जाते हैं तो यह दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, गिरने लगता है यानी कि कम होने लगता है, ठीक है। अब समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, जो यानी कि सी लेवल होता है, वहाँ पे वायु का दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, ठीक है, यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है, यानी कि उसके टेम्परेचर के द्वारा भी ये प्रभावित किया जाता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, ठीक है, यह क्या करता है, निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। अब निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमें प्रभावित करता है हमारी वायुमंडल को। अब क्या देखते हैं, और यह देखते हैं कि
कम तापमान वाले, ठीक है, यानी कि कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है, ठीक है। ये आप जानते हैं कि जब वायु गर्म हो जाती है तो वह ऊपर उठ जाती है, हल्की हो जाती है, और जो वायु ठंडी होती है वह उसका स्थान लेती है, और वह जो ठंडी वायु होती है वह क्या होती है, भारी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। अब भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, ठीक है, यानी कि वहाँ का जो एयर प्रेशर होता है वह ज़्यादा वाला वो बनाती है, ज़्यादा बनाती है। अब उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वहाँ पर जब दाब उच्च हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, आकाश स्वच्छ और स्पष्ट हो जाता है। अब हम यह देखते हैं कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, ठीक है, यानी कि वायु का जो बहाव होता है वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, ठीक है। अब क्या आप जानते हैं, इस बॉक्स में पढ़े, इसको देख लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, ठीक है, हम जानते हैं। अब अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है, यानी कि एयर का प्रेशर भी नहीं है। अब अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये हवा से भरी हुई, यानी कि जो प्रेशर होता है उसका मेंटेन करने वाला एक पोशाक पहने होते हैं, ठीक है। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, यानी कि जो नसें हैं वो फट जाएंगी, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त के शरीर से क्या होगा, रक्त स्रावित होने लगेगा और उनकी जान जा सकती है, ठीक। अब हम देखते हैं पवन, ठीक है, यानी कि पवन क्या है। तो हम बात करते हैं कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं, ठीक है। यह इसका यानी कि जो वायु सदैव क्या करती है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, और उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की जो गति होती है उसको हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, ठीक है। तो पवन को आप याद रखेंगे कि पवन किसे हम कहते हैं। तो ये देखते हैं कि पवन का नाम, ठीक है, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए क्या है, पश्चिम से आने वाली पवन को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी अर्थात पछुआ पवन कहते हैं, ठीक है। ये हम जानते हैं कि जो इसके बहने की दिशा होती है उसी पर इसके नाम पड़े होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आप पवन को काम करते देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ा करके इधर से उधर लेके चली जाती है। कभी कभी जब हम क्या करते हैं, धीरे बहती है पवन, उसको देखते हैं कि धीरे धीरे किसी भी चीज़ को अपने साथ उड़ा के लाती है। अपने साथ बहुत सारे महीन जो धूल कण होते हैं, धुएं होते हैं, उनको भी उड़ा करके अपने साथ लेकर के आती है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी पवन इतनी तेज हो जाती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पवन को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, उनको अध्ययन करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अस्थायी पवन है, ठीक है, यानी कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं, ठीक है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में एक चलती रहती हैं। अब मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, मौसमी पवनें, ठीक है, यानी कि इसके उदाहरण हैं भारत की मानसूनी पवनें। भारत में जो बहने वाली मानसूनी पवनें हैं वो इसकी उदाहरण है। अब हम देखते हैं स्थानीय पवनें, यानी कि जो स्थानीय पवन है उनको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं कि क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है। तो जो यानी कि उत्तरी भारत में, यानी कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन बहती है उसको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लू को बोला जा सकता है। अब देखते हैं चक्रवात क्या है। चक्रवात उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आर्द्रता ये सब इसमें होते हैं। सबसे पहले चक्रवात को ही देखते हैं। अब देखते हैं कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया, ठीक है। अब 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई, ठीक है। अब मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई, ठीक है। इस प्रकार से जो भी पवन है, यानी कि हवा की वेग बहुत ज़्यादा थी, वर्षा बहुत तेज हो रही थी, बारिश, और ज्वारीय जो प्रोत्कर्ष होता है उससे, यानी कि जो
ज्वार भाटा आप समझ सकते हैं, जो उठते हैं, वो ज्वार उठने के बाद क्या होता है, बहुत वो ऊपर उठते हैं, उससे क्या होता है, क्या हुआ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हानि हुई। अब 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। यही क्या हुआ, मेन वहाँ तबाही का कारण बना कि वहाँ जो वायु है बहुत तेज़ रफ्तार से बहुत ज़्यादा देर तक चलती रही। अब तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें क्या हुई, उड़ गईं। अब विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोने क्या हुई, टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ वर्षा होती रही। अब इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में क्या हुई, बाढ़ आ गई। नदियों का जो यानी कि जल स्तर है वो बढ़ गया। अब चक्रवाती पवनों के कारण ठंडी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई। ठीक है, ये क्या हुआ, ये स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। जो भी सी कोस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा तबाही हुई, वो बहुत ज़्यादा भयंकर तबाही लेकर के आए। अब अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। ठीक है, ये भी क्या है, बारिश तो यानी बहुत हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि तेज़ हवाएं चलती थीं और जो नदियों का स्तर था, पानी का स्तर था नदियों में, वो भी बाढ़ के रूप में बदल गया, बाढ़ आ गई वहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार क्या है, 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में क्या हुआ, अवदाब के कारण यह चक्रवात जो है वो उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। अब गहन होकर यानी कि विस्तृत होकर इसने चक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुड़ा के बीच कोई क्षेत्र को प्रभावित किया। ठीक है, ये जो क्षेत्र है उड़ीसा के इरेसामा और ये बालीकुड़ा, यहाँ पर क्या हुआ इसका, यानी कि लैंडफॉल हुआ होगा वहाँ, और वहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था। अब हम क्या देखते हैं कि इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। ठीक है, ये कितने लोग हैं, यहाँ पे 130 लाख लोग प्रभावित हुए। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। साल, सागवान एवं बांस के बगान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल भी क्या हुए, लुप्त हो गए। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि बहुत सारा तबाही वहाँ पे इसके द्वारा मचाया गया। ठीक है, ये जो चक्रवात आया था, जो तूफान यानी कि आया था, जो 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में ये उत्पन्न हुआ था, अवदाब उत्पन्न होने के कारण। ठीक है, अब इसके बाद इसने क्या किया, बहुत बड़े चक्रवात का रूप धारण कर लिया 29 अक्टूबर को, और उड़ीसा के तट को इसने टच किया 10:30 बजे के लगभग। ठीक है, और इसने उड़ीसा के इरेसामा एवं जो बालीकुड़ा जगह है उस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, उसके बीच के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा लोग यानी कि उड़ीसा के जो तटीय इलाके थे उनको इसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जान माल की क्षति हुई, बहुत लोगों की जानें गई, फिर बहुत से पशु थे यानी कि जो पशुधन थे उनकी क्षति हुई। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो धान, सब्जी आदि की जो खड़ी फसलें थी यानी कि लगी हुई जो फसलें थी उनको भी भारी नुकसान हुआ। अब ज्वार उत्पन्न हुआ बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो समुद्री जल में क्या होता है, लवणता होता है बहुत ज़्यादा, उसके कारण जो ज्वार उत्पन्न हुआ था उससे वो पानी क्या हुआ और जगहों पर और जो खेती लायक जो भूमि थे वहाँ पे पड़ा। उसके बाद वहाँ लवणता ज़्यादा बढ़ गई और उससे क्या हुआ, वहाँ की जो खेती है वह प्रभावित हुई। वो जो भू क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और अनुपजाऊ बन गया। ठीक है, बहुत सारे जो कृषि योग्य विशाल भूमि थे वहाँ के वो अनुपजाऊ हो गए। तो साल, सागवान एवं बांस के बगान वाले विशाल भू क्षेत्र भी नष्ट हो गए थे। और ये पारादीप एवं कोणार्क के बीच जो मैंग्रोव जंगल है वो भी क्या हुआ, लुप्त हो गया वहाँ पे। मतलब उड़ीसा में इस चक्रवात ने बहुत भारी तबाही मचाई थी। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, आर्द्रता। पवन को देखा था हमने, फिर आर्द्रता को देखते हैं कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है
तो यह जल वाष्प बन जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, वाष्पित होकर के जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, यानी कि आर्द्र होने की क्षमता इसकी बढ़ते जाती है। इसके बाद और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर में से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। ठीक है, तो अब हम यह क्या देखते हैं कि जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू होता है। ठीक है, जब जल वाष्प ऊपर उठेगा तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प फिर संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं और ये हमें क्या होते हैं, बारिश के रूप में। बादल इन्हें जल बूंदों को ही एक समूह होता है। बादल क्या होता है, ये जो जल बूंदें होती हैं इन्हीं का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आते हैं, यानी कि बारिश होने लगती है, वर्षा होने लगती है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि आकाश में उड़ते हुए जेट जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये सफ़ेद पथ को छोड़ते हैं और इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में, वायु को क्या होता है, वायु की जब ये वायु गतिमान नहीं होती है उस स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। यानी कि ये जो आर्द्रता है इसी के कारण ऐसा होता है, जो नमी है उसके कारण ऐसा होता है। अब पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ठीक है, अब ज़्यादातर भौम जल यानी कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो वर्षा के जल पर ही निर्भर होता है और वर्षा के जल से ही उसकी प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या हम देखते हैं कि पौधे जल संरक्षण में हमारा मदद करते हैं। जब पहाड़ी यानी कि जो जगह होते हैं वहाँ से पेड़ काटे जाते हैं उसके बाद क्या होती है, या अनावृष्टि हो जाती है। पहाड़ों के नीचे ये बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। ठीक है, जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा यानी कि नीचे की ओर बहने लगता है, निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है, उसका कारण बनता है। अब क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। ठीक है, वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वर्षा कौन कौन से हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। ठीक है, इस प्रकार से वर्षा 3 प्रकार से होती है। तो अब हमने देखा कि ये क्या आप जानते हैं, वर्षण यानी कि वर्षण के दूसरे रूप हिम सहित वृष्टि तथा ओला है। क्या है, वर्षण के दूसरे रूप यानी कि जो हिमपात होता है हिम सहित यानी कि सहिम, वह वृष्टि का ही कारण होता है। ओला भी है, वो भी एक वर्षा का ही रूप है। ठीक है, ये सभी वर्षा के ही रूप हैं। तो अब आपने देखा कि पूरा कैसे किस प्रकार से मौसम बदलते हैं, उसके जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो आप ठंडी वायु है वो कैसे होती है, फिर गर्म वायु ऊपर उठती है किस प्रकार से बारिश का कारण बनती है। अब पर्वतीय वर्षा है और संवहनीय वर्षा है। ठीक है, इस प्रकार से ये वर्षा के 3 प्रकार हैं जिनकी कार्यविधि के अनुसार इनको बांटा गया है। तीनों को, इनको हम बाद में अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। और आपने इस पूरे लेसन को बहुत ही एकाग्रता से बहुत ही बढ़िया से देखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।